Good morning, students. This is Rushali Singh, your economics teacher. I hope you all are sound and safe at your homes. In today's class, we will discuss about production possibility frontiers and later we will discuss about normative and positive economics. Now, first of all, let us discuss what is production possibility frontier. Just as individuals face scarcity of resources, the resources of an economy as a whole are always limited in comparison to what the people in the economy collectively want to have. हमने अपने स्टार्टिंग के जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने बात की थी क्या हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है बट वांट्स हमारी क्या है अनलिमिटेड है। तो हमारी इकॉनमी एज अ होल की भी यही प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारे जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। जैसे एक पीस ऑफ लैंड है, एक ज़मीन का टुकड़ा है, तो उस पर हम तरह तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें चूज़ करना होगा कि हम उस पर कौन सी एक्टिविटी करना चाहते हैं। हम उसे एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करना चाहते हैं, हम उस पर ब्रिज बनाना चाहते हैं, हम उस पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, हम उस पर इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं। ये डिफरेंट चॉइसेस हमें करनी होती हैं। क्यों? क्योंकि लैंड एक ही है, हमारा रिसोर्स क्या है लिमिटेड है, बट हमारी वांट्स क्या हैं, हमारी ज़रूरतें क्या हैं अनलिमिटेड हैं। द scarce resources have alternative uses and every society has to decide on how much of each of the resources to use in the production of different goods and services. रिसोर्सेज क्या हैं लिमिटेड हैं, तो सोसाइटी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे करेगी, रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करेगी इन गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में। In other words, every society has to determine how to allocate its scarce resources to different goods and services. जो रिसोर्सेज स्कैर हैं, जिन रिसोर्सेज की कमी है, उनका एलोकेशन कैसे किया जाए कि बेहतर से बेहतर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो सके। एंड एलोकेशन ऑफ स्कैर रिसोर्स ऑफ द इकोनॉमी गिव्स rise to a particular combination of different goods and services. Given the total amount of resources, it is possible to allocate resources in many different ways and thereby achieving different mixes of all possible goods and services. The collection of all possible combination of goods and services that can be produced from a given amount of resources and a given stock of technological knowledge is called production possibility set of economy. ऐसे ऐसे सेट्स, ऐसे कॉम्बिनेशन गुड्स एंड सर्विसेज का कलेक्शन जो होगा इन कॉम्बिनेशन का, ठीक है, जब हम इन रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे किस लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए विद द गिवन स्टॉक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, तो उसे हम क्या कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ऑफ द इकोनॉमी। प्रोडक्शन तो समझ गए, पॉसिबिलिटी सेट क्या मतलब कि किन प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी है गिवन रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनकी हेल्प से प्रोडक्शन की विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है उसके हेल्प से। तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है ये एक तरह का कर्व होता है, जो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ये कर्व शो करता है कि कौन सा गुड कितने अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, पहले हम शेड्यूल समझते हैं फिर हम कर्व पे आते हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट कॉलम है पॉसिबिलिटीज़ का। पॉसिबिलिटीज़ कितनी है A B C D E, ठीक है, इतनी हमारे पास E तक पॉसिबिलिटीज़ यानी 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, हमें 2 गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, एक है कॉर्न एक है कॉटन। ठीक है, अब हम आपको पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, वो लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज जो हैं बहुत ही कम मात्रा में हमारे पास हैं। तो पहला है हमारे पास कॉर्न, दूसरा है कॉटन। तो जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल, हम ऐसा मान के चलेंगे, ऐसा हमारा अजम्पशन रहेगा कि हम जो है 2 हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जिनका हमें प्रोडक्शन करना है अपने गिवन रिसोर्सेज से। तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा कॉर्न है और दूसरा हमारा कॉटन है। तो पहली जो हमारी पॉसिबिलिटी ए की है
वो हम देखते हैं। तो ए की जो हमारी पॉसिबिलिटी है उसमें कॉर्न हमारा कितना प्रोड्यूस हो रहा है 0 और कॉटन हमारा कितना प्रोड्यूस हो रहा है 10। तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज थे, ठीक है, उसका यूज़ हमने किया क्या करने में, सिर्फ और सिर्फ कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब हम अपनी पॉसिबिलिटी बी पे आते हैं। पॉसिबिलिटी बी पे हमने क्या किया कि हमने अपने रिसोर्सेज का हमने थोड़ा अमाउंट निकाल लिया। जो पहले हम पूरा कॉटन को दे रहे थे, पूरे रिसोर्सेज कॉटन को जनरेट करने में लगा दे रहे थे, उसमें हमने थोड़ी कमी की और हमने एक कॉर्न का प्रोडक्शन किया। लेकिन चूँकि हमने इधर एक कॉर्न का प्रोडक्शन शुरू कर दिया तो अब उधर कॉटन के लिए क्या हमारे पास रिसोर्सेज कम हो गए। तो अब हम कॉटन कितना उगा पाएंगे, हम सिर्फ 9 कॉटन उगा पाएंगे, जो कि पहले हम कितना उगा पा रहे थे, 10 उगा पा रहे थे। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने कॉर्न को बढ़ा लिया, कॉर्न का प्रोडक्शन बढ़ा लिया, कॉर्न को उगाना शुरू कर दिया, तो हमें वो एक जो है कॉर्न का प्रोडक्शन हमने शुरू किया है। अब हम आते हैं पॉसिबिलिटी सी पे। पॉसिबिलिटी सी पे हम देखते हैं कि हमने कॉर्न का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, पहले जो 1 हो रहा था अब वो 2 हो गया है, ठीक है। और इधर हमारे पास जो कॉटन में हम रिसोर्सेज दे रहे थे वो रिसोर्सेज कम हो गए, तो कॉटन का प्रोडक्शन 9 से हमारा 7 पे आ गया, ठीक। अब हम पॉसिबिलिटी डी देखते हैं। पॉसिबिलिटी डी में क्या हो रहा है हमारा, अब हमने फिर से कॉर्न का प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दिया। जो पहले हम 2 कॉर्न का प्रोडक्शन कर रहे थे अब हम वो 3 कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज हमने क्या किए, और रिसोर्सेज हमने कॉटन से हटा के कॉर्न में इस्तेमाल कर लिए। तो अब हम क्या, कॉटन का प्रोडक्शन हमारे यहाँ कम हो गया, कॉटन हम सिर्फ 4 जो है प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और कॉर्न कितना है 3 है। अब हम आते हैं अपनी पॉसिबिलिटी ई पे, लास्ट पॉसिबिलिटी पे। अब क्या हमने फिर से रिसोर्सेज बढ़ा दिए हैं कॉर्न के प्रोडक्शन में, वो 3 से 4 हो गया है। और हमारा कॉटन का जो प्रोडक्शन था हमने वो उसमें रिसोर्सेज डालने बंद कर दिए, उसमें अपने रिसोर्सेज यूज़ करने बंद कर दिए। तो कॉटन का प्रोडक्शन हमारा 0 हो गया और हमारा कॉर्न का प्रोडक्शन 4 हो गया। क्यों, क्योंकि हमने सारे रिसोर्सेज क्या किए, कॉर्न के प्रोडक्शन में लगा दिए। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का मतलब यही है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो कि लिमिटेड हैं, उनको हम किस कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे ताकि हम अपने रिसोर्सेज का यूज़ अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। रिसोर्सेज का यूज़ करें, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करें, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। इफ़ ऑल द रिसोर्सेज आर used in the production of corn, the maximum amount of the corn that can be produced is 4 unit. And if all the resources are used in the production of cotton, at most 10 units of cotton can be produced. तो हमने देखा कि अगर जब हमने सारे रिसोर्सेज कॉटन को दे दिए प्रोडक्शन में, तो हम क्या कॉटन की 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाए। लेकिन जब हमने कॉर्न का प्रोडक्शन किया, कॉर्न में हमने अपने सारे रिसोर्सेज लगा दिए, तो हमने 4 यूनिट कॉर्न का प्रोड्यूस किया। The economy can also produce 1 unit of corn and 9 unit of cotton, or 2 unit of corn and 7 unit of cotton, or 3 unit of corn and 4 unit of cotton. There can be many other possibilities. इनके साथ साथ और भी possibilities हो सकती, और भी combination बन सकते हैं। Any point on or below the curve represent a combination of corn and cotton that can be produced with the economy's resources. कोई भी पॉइंट ऑन या बिलो, जो हम नीचे एक कर्व देख रहे हैं, या तो इस कर्व पे कोई पॉइंट हो या इस कर्व के नीचे कोई पॉइंट हो, ठीक है, उस पे हम इकॉनमी के रिसोर्सेज से प्रोडक्शन कर सकते हैं। द कर्व गिवन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉर्न दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द इकॉनमी फॉर एनी गिवन अमाउंट ऑफ कॉटन एंड वाइस वर्सा। दिस कर्व इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये जो हमारा कर्व है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक। तो ऊपर जो ये हमें टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को अगर आप इस ग्राफ पे पुट ऑन करेंगे, ठीक है, तो आपको ऐसा ही एक कर्व देखने को मिलेगा, जो कि क्या दिखाएगा कि कब हम कौन सा गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें कौन सा गुड को अपने फॉरगॉन करना पड़ रहा है। जैसे हमने क्या किया, बी वाली पॉसिबिलिटी में हम देखते हैं
कि हमने कॉर्न 1 प्रोड्यूस करना शुरू किया, तो उधर हमें जो पहले हम कॉटन 10 प्रोड्यूस कर रहे थे, तो हमें कॉटन की 1 यूनिट को फॉरगॉन करना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा। किस लिए? कॉर्न की 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? कॉटन की 1 यूनिट को छोड़ना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा। ठीक है, किस लिए? कॉर्न की 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशंस और भी बन सकते हैं, और इन कॉम्बिनेशंस को जब आप ग्राफ पे रखेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? आपका ये कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बन जाएगा। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर गिव्स द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्न एंड कॉटन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द इकॉनमी आर फुली यूटिलाइज्ड। ये तब बनेगा जब हमारी इकॉनमी में क्या? रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड रहेंगे। फुली यूटिलाइज का मतलब कि रिसोर्सेज के अंदर जितनी कैपेसिटी है हमने उससे पूरी कैपेसिटी के साथ यूज़ किया है। ठीक है, वो अंडर यूज़ नहीं है, अभी उनमें कैपेसिटी बची नहीं है, हमने उन्हें उनका फुल यूटिलाइजेशन कर लिया है। Note that a point lying strictly below the production possibility frontier represent a combination of corn and cotton that can be produced when all or some of the resources are either underemployed or are utilized in a wasteful fashion। कोई भी पॉइंट जो इस कर्व के नीचे रहेगा, ठीक है, तो वो क्या शो करेगा कि हमारा जो रिसोर्स है वो अभी मतलब पूरी तरीके से यूटिलाइज्ड नहीं हुआ है, वो अभी अंडर एम्प्लॉयड है, और क्या? उसे वेस्टफुल फैशन में यूटिलाइज़ किया गया, मतलब उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है, हमने उसे फुल कैपेसिटी के साथ यूज़ नहीं किया है। If more of the scarce resources are used in the production of corn, less resources are available for the production of cotton and vice versa। अगर हम किसी एक के प्रोडक्शन में ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करेंगे तो दूसरे के लिए हमें रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। Therefore, if we want to have more of one of the goods, we will have less of the other good. Thus, there is always a cost of having a little more of the one good in terms of the amount of the other good that has to be foregone. This is known as opportunity cost of an additional unit of the good। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम क्या समझते हैं? व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? सो स्टूडेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द फॉरगॉन बेनिफिट दैट कुड बी डिप्राइव्ड बाई एन ऑप्शन नॉट चूजन। अब मैंने क्या बताया था आपको उस पॉइंट में कि कॉर्न की 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए हमें वहाँ पे क्या? कॉटन की 1 यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ा। पहले हम कॉटन 10 प्रोड्यूस कर रहे थे, फिर हम कॉटन 9 प्रोड्यूस करने लगे। किस वजह से? हमें 1 यूनिट अपने कॉटन की क्यों छोड़नी पड़ी? क्योंकि हमें कॉर्न 1 यूनिट प्रोड्यूस करना था। तो जो हमने 1 यूनिट कॉटन का छोड़ा, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द फॉरगॉन बेनिफिट। फॉरगॉन बेनिफिट मतलब जो बेनिफिट हमने सेक्रीफाइस कर दिया, जो बेनिफिट हमने छोड़ दिया, दैट कुड हैव बीन डिराइव्ड बाई एन ऑप्शन नॉट चूजन। अगर ऐसे मतलब बेनिफिट को हमने जाने दिया जो ऑप्शन हमने चूज़ ही नहीं किया, ठीक है, अगर हम वो ऑप्शन चूज़ करते तो वो बेनिफिट हमें मिलता, लेकिन हमने वो बेनिफिट जाने दिया, फॉरगॉन किया, सेक्रीफाइस किया, ठीक है, दूसरी चीज़ को पाने के लिए, तो वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। टू प्रॉपरली evaluate opportunity cost, the cost and benefit of every option available must be considered and weighed against the other। आप जो भी चीज़ किसी एक चीज़ के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका कॉस्ट एंड बेनिफिट वो आपके अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक, वो आप चूज़ करेंगे कि जो बेनिफिट मुझे मिल रहा है कोई चीज़ छोड़ने से, वो आपके लिए आपको सेटिस्फैक्शन दे रही है या नहीं। Considering the value of opportunity cost can guide individual and organization to more profitable decision making। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास 2 ऑप्शन हैं कि हम गुड ए को चुनते हैं या गुड बी को चुनते हैं, ठीक है, दोनों ही बहुत ही अच्छा हमें सेटिस्फैक्शन देंगे, बट हमें किसी एक को ही चुनना है,
तो हम अपना बेस्ट डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे। मान लीजिए ए हम चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ए हम चूज़ करते हैं, तो जो हमने सेक्रीफाइस किया बी को, बी हमारा क्या सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव है बी, ठीक है। अगर हम ए ना चूज़ करते तो हम बी चूज़ करते। तो जो हमने बी को छोड़ा, बी को हमने, जो बी हमें बेनिफिट देता, जो हमने उसका सेक्रीफाइस किया, वो क्या है, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। द अमाउंट ऑफ अदर प्रोडक्ट दैट मस्ट बी फॉरगॉन और सेक्रीफाइस्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या, जब हम दूसरे किसी प्रोडक्ट की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करते हैं तो वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। जो हमने क्या, जो चीज़ हमने चूज़ की उसके बाद की जो बेस्ट चीज़ है उसका जो हमने सेक्रीफाइस किया, जो हमें बेनिफिट उससे मिलने वाला था, जो बेनिफिट हमने छोड़ दिया, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब हमें अपॉर्चुनिटी थी कि हम वो सेकंड बेस्ट ले सकते थे, बट हमें क्या, हमें दूसरा कोई लगा कि ये हमारे लिए बेस्ट है, तो हमने जो वो प्रोडक्ट छोड़ दिया, प्रोडक्ट बी छोड़ दिया, उसके बेनिफिट्स का सेक्रीफाइस किया, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज़ द benefit that is lost in making up choice between two competing uses of scarce resources। क्या कि ऐसा चॉइस हमने किया कि जो हमें दूसरी चीज़ से बेनिफिट होने वाला था वो हमने छोड़ दिया एक बेहतर बेनिफिट को पाने के लिए, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के शेड्यूल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमारे कॉलम में है वीट, दूसरे में है क्लोथ और दूसरे में है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा जो है डिफरेंस दिखाता है। मार्जिनल मतलब किसी चीज़ में डिफरेंस, मतलब क्या चेंज आया है। जैसे पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, किसकी, कॉटन की। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम 7 यूनिट्स प्रोड्यूस करने लगे कॉटन की, कॉटन हमने कम कर दिया। तो 7 जो 10 में से हमारा 7 गया 3 जो बचा वो हमारा क्या है, मार्जिनल है, ठीक है। जो एडिशन हुआ या जो सब्ट्रैक्शन हुआ जिन यूनिट्स का, तो हमारे पास 3 यूनिट्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप मान लीजिए हुआ कि पहले हम 10 प्रोड्यूस कर रहे थे, फिर हमारे 3 यूनिट्स का हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया और हम 7 यूनिट्स प्रोड्यूस करने लगे। तो मार्जिनल कोई शब्द जो होता है वो डिफरेंस बताता है, वो आपका क्या अंतर बता रहा है, वो आप कितने यूनिट से बढ़े या घटे हैं वो बताता है। तो मार्जिनल का मतलब जो चेंज हुआ है, जो यूनिट्स बढ़ी हैं या फिर यूनिट्स घटी हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं अब टेबल के थ्रू व्हाट इज़ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहले में हम वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरे कॉलम में हम क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या चल रहा है, और पहले हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है हमारा चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन चेंज इन गेन ऑफ आउटपुट। कितना हमने क्या लॉस हुआ है और कितना हमें गेन हुआ है चेंज से, ठीक है। चेंज इन मतलब जो भी डिफरेंस है, चेंज जो वो हमें ट्रायंगल दिख रहा है वो क्या दिखाएगा, हमें चेंज दिखाएगा। और जो हमारा लॉस है मतलब जो हमने सेक्रीफाइस कर दिया, और जो हमारा गेन है वो क्या है, वो हमें जो बेनिफिट मिल गया, ठीक। तो हम 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे वीट का और क्लॉथ का हम 0 प्रोड्यूस कर रहे थे। फिर हमें ज़रूरत लगी होगी कि हमें क्लॉथ भी प्रोड्यूस करना है, तो हमने इधर अपना वीट का 10 यूनिट कम कर दिया और इधर हमने 25 यूनिट उसी रिसोर्स में हमने इधर 25 यूनिट क्लॉथ के बना लिए। तो हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट, ठीक है। हमें कितने यूनिट्स का लॉस हुआ, पहले हम 100 कर रहे थे, फिर हम 90 करने लगे, ठीक है, तो 10 का हुआ। तो 10 अपॉन, फिर हमें गेन कितनी यूनिट्स का हुआ क्लॉथ के, 25 यूनिट्स का, तो 10 अपॉन 25, ये एक रेशियो फॉर्म में है। फिर जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0.4 है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा कितना हुआ कि चेंज इन लॉस,
ठीक है, हमने कितना लॉस किया है, ठीक है, हमने कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की हैं अपॉन हमें कितनी यूनिट्स का बेनिफिट हुआ, दैट इज़ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, फिर हम 90 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे और फिर हम क्लॉथ 25 पे आ गए। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, फिर हमें लगा कि हमें और क्लॉथ प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, तो 90 से हम 70 पे आ गए। ठीक है, और इधर हमारा क्लॉथ क्या 25 से 50 पे आ गया। तो 90 में से हमारा 70 गया, कितना बचा 20, और 50 में से हमारा 25 गया, कितना बचा 25। तो हमें पहले हमें लॉस कितने के वीट का हुआ 20, और हमें गेन कितने क्लॉथ का हुआ 25। तो 20:25 का हमारा रेशियो मिला, उसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 0.8 मिलेगा आंसर। इसी तरीके से हम देखते जाएंगे कि कितना हमें लॉस होता जा रहा है और उस लॉस की वजह से हमें कितना प्रॉफिट होता जा रहा है, तो हमें अपना क्या मिलता जाएगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी तरीके से हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला हम देखते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक, ये हम बाद में कॉन्सेप्ट समझेंगे, पहले हम आपको बताने के लिए आप जान जाएं कि ये भी एक फार्मूला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का होता है। बट जो अभी फार्मूला हमें कंसिडरेशन में रखना है, जो फार्मूला अभी हमें समझना है, वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल्स टू वॉट वन सेक्रीफाइस अपॉन वॉट वन गेन। कितना आपने सेक्रीफाइस किया उसका रेशियो किससे होगा, कितना आपने गेन किया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा कितना है, वॉट वन सेक्रीफाइस, कितना आपने सेक्रीफाइस किया अपॉन कितना आपने गेन किया। वहीं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है हमारा, चेंज इन सेक्रीफाइस, जो भी यूनिट्स हमने सेक्रीफाइस किए अपॉन जो भी यूनिट्स हमें बेनिफिट हुए हैं, जो भी यूनिट्स हमें मिले हैं, ये दोनों अंतर है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। स्टूडेंट्स, हम फिर से बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कैसे एक इस पे नंबरिंग्स हैं, कैसे यूनिट्स दी लिखी हुई हैं और कैसे ये कर्व फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये जो यू है आपको दिख रहा है, ये अगर कोई भी पॉइंट कर्व के नीचे रहेगा, ठीक है, तो वो क्या दिखाएगा, अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज को दिखाएगा। An economy might be able to increase its production capacity and hence the production possibility curve should shift outward under the following situation. ये जो हमारा कर्व है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो सकता है, मतलब राइट की तरफ शिफ्ट हो सकता है इन कंडीशन में। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर हमारी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ हो। इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल, हमारे कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हुआ हो। डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज, हमें नए रिसोर्सेज मिल गए हों। तो ये पूरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हमारा फ्रंटियर जो होता है हमें क्या दिखाता है कि जो रिसोर्सेज हैं उस पर हम क्या कॉम्बिनेशन गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाएगी तो हम रिसोर्सेज को और अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकेंगे। अगर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होगा तो हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगे, हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगे। और अगर हमारे पास न्यू रिसोर्सेज हो जाएंगे तो हम और से और ज़्यादा रिसोर्सेज को प्रोडक्शन में यूज़ कर पाएंगे। तो अगर हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो राइटवर्ड या आउटवर्ड शिफ्ट होता है तो वो इन्हीं 3 कारण की वजह से शिफ्ट होगा। ये आप देख सकते हैं रेड लाइन से क्या ब्लू लाइन की तरफ हमारा कर्व हो गया है। पहले जो है एक रेड लाइन से शो हुआ है, फिर हमारा कर्व क्या आउटर की तरफ, राइट की तरफ, बाहर की तरफ बढ़ गया है, दैट इज़ ब्लू लाइन। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि कई पॉइंट जो है, अगर कोई पॉइंट हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से बाहर हो, ठीक है, कोई भी पॉइंट जो हमारे कर्व पे ना हो या कर्व के अंदर ना हो बल्कि कर्व के बाहर हो, तो उस पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है। एनी पॉइंट विच इज़ बियॉन्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर सच एज पॉइंट जी इन द फिगर रिप्रेजेंटेड an output combination that is unattainable with the current endowment of resources। जैसे हम इसमें पॉइंट जी देख रहे हैं, पॉइंट जी हम क्या देख रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट है कि जो भी अभी अनअटेनेबल है, अभी हम उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी ना हो या हमारे पास रिसोर्सेज उतने अवेलेबल ना हो,
ठीक है। तो इन सब कारणों की वजह से क्या हम उस जी पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते। वो जी पॉइंट क्या है, एक हायर पॉइंट है, हम उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि जो है वो अटेनेबल नहीं है, हमारे पास ना ही उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, ना ही उतने रिसोर्सेज हैं कि हम उस पॉइंट को अटेन कर सकें। नाउ स्टूडेंट्स, हम समझते हैं व्हाट इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ओके, first of all, let us discuss what is normative economics. Normative statements are statements based on judgment or opinions and cannot be tested. An example of a normative statement is your salary should be much more than it is now. This is based on someone's opinion and cannot be verified by reference to facts. Usually, in normative statement, the word should or ought is used. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हम फाइनली होता क्या है आप वो समझिए। एक सिचुएशन होती है ऑट टू मतलब कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए। जैसे इसमें क्या एग्जांपल है कि आपकी सैलरी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, कोई सिचुएशन है, हम अपने वैल्यूज़ पे, अपने बिलीव्स को पे बेस करके हम जब भी कोई जजमेंट पास कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं हमारी सोसाइटी में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, पर वो हो तो नहीं पाती है ना। वो क्या है, वो एक ऑट टू की सिचुएशन है, एक शुड की सिचुएशन है कि ऐसा होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। वो हो नहीं रहा है, वो इंसान वो स्टेटमेंट क्यों पास कर रहा है? क्योंकि उसका ऐसा जजमेंट है, उसका ऐसा ओपिनियन है, वो ऐसा बिलीव करता है। ठीक है, तो जो ऑट टू की सिचुएशन है कि ऐसा होना चाहिए, वो क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। अब इसको हम थोड़ा सा और लॉजिकल वे में समझते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम क्या कहते हैं कि हमारी ग्रोथ रेट इतनी इतनी होनी चाहिए, हर जगह एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। ये सारी क्या ऑट टू सिचुएशन हो गई हमारी। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, ऐसा एक ये इमेजिनरी हम अपने बिलीव्स और जजमेंट को लेके अपना ओपिनियन दे देते हैं कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, सबकी इनकम अच्छी होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। ये क्या है, ये एक ऑट टू सिचुएशन है, एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, पर वो ऐसी है नहीं। तो ऑट टू जहाँ पे आए तो दैट इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ व्हाट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? In the study of economics, there are two types of statements: positive statement and normative statement. Positive statements are based on the facts and can be tested by looking at the evidence. An example of positive statement is inflation in Trinidad and Tobago in 2007 is 10%. The statement can be verified by referring to the rate of inflation reported by the central bank. हम क्या है, हम पॉजिटिव, हमारा इकोनॉमिक्स क्या है कि हमने जो भी स्टेटमेंट दिया है उसे हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसे प्रूव कर सकते हैं। वो चीज़ें वैसी ही हैं जैसे वो उसमें बता रहा है, स्टेटमेंट में वो बता रहा है, वो चीज़ें वैसी ही पाई जाती हैं जैसी हो रही हैं। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन 10% था टोबैगो एंड ट्रिनिडाड में, तो वो है क्योंकि हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं वहाँ के सेंट्रल बैंक से। ठीक है, हम यहाँ कोई स्टेटमेंट नहीं पास कर दे रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, इन्फ्लेशन ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा हम कोई भी स्टेटमेंट नहीं पास कर दे रहे हैं। और टू वाली सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। क्या इन्फ्लेशन इतना वहाँ पे 10% 2007 में था और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये क्या एक ट्रू सिचुएशन है, एक एक्चुअल सिचुएशन जो हमारी चल रही है, वो क्या है, हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। हम दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज़ बेस्ड ऑन डेटा एंड फैक्ट्स। ये क्या डेटा एंड फैक्ट्स पे बेस्ड है कि जो भी हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन अगर वहाँ था कि 10% बढ़ गया है, तो हम वो चेक कर सकते हैं वहाँ के सेंट्रल बैंक से। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंक्रीज़ हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट 4.2 है, या अनएम्प्लॉयमेंट हमारा इन्फ्लेशन जो है 5.4 है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या सेंट्रल बैंक से चेक कर सकते हैं या किसी भी डेटा प्रोवाइडिंग बॉडी से चेक कर सकते हैं। बट वहीं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड वैल्यूज़, कि हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं जो हमारी ओपिनियन है, जो हमारा बिलीफ है, हम जो सोच रहे हैं उस हिसाब से हमने सिर्फ स्टेटमेंट दे दिया। नाउ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज डिस्क्रिप्टिव वाइल नॉर्मेटिव इज़ नैरो।
नॉर्मेटिव नैरो है, मतलब एक छोटा दायरा है बस उसका, लेकिन पॉजिटिव क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, कि मतलब ये सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन देती है जो अभी आप इसमें चीज़ें देख रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन होता है हर चीज़ का, मतलब जो चीज़ें बता रहा है उसको प्रूव कर सकता है, उसको डिस्क्राइब कर सकता है। नाउ थर्ड वन इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें क्या वेरिएबल का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम देख सकते हैं कि कैसे किसी एक का असर दूसरे पड़ता, दूसरे का असर पहले वाले पे पड़ता है। एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, देख सकते हैं, चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मेटिव क्या है, पास वैल्यू कंक्लूजन, वैल्यू से रिलेटेड कंक्लूजन्स रहेंगी, मतलब जो मेरी बिलीफ है, मेरे ओपिनियंस हैं। जैसे ले मैन होते हैं, कोई भी इंसान है जिससे नहीं पता कि किसी भी सिचुएशन के बारे में, तो वो बोल देगा अरे ऐसे कर लो, अरे वैसे कर लो, तो एक वो सिचुएशन हो गई। ठीक है, पास वैल्यू कंक्लूजन मतलब जो मेरा बिलीफ है, मेरा जो ओपिनियन है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हम कंक्लूजन दे देंगे। हम ना ही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखेंगे चीज़ों के बीच में, हमें है कि बस महंगाई कम हो जाए। ठीक है, अब हम ये नहीं सोचेंगे कि महंगाई किस वजह से बढ़ रही है, या जो है क्या चीज़ें उस पर इफ़ेक्ट डाल रही हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। हम क्या बोल देंगे कि महंगाई कम हो जानी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या, पास वैल्यू इन कंक्लूजन, वैल्यू क्या मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, उस हिसाब से मैं कंक्लूजन दूंगी। फिर हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव है, और नॉर्मेटिव क्या है, सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्यों है ये, क्योंकि दिमाग से इसको हम चीज़ों को ध्यान में रख के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को लेते हुए इसको चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। और वैल्यू हमारा नॉर्मेटिव क्या है, वैल्यू बेस्ड होता है, हम अपने वैल्यू और बिलीव्स के आधार पे चीज़ों को बताते हैं, तो ये सब्जेक्टिव है। ओके, नाउ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, आस्क व्हाट एक्चुअली इज़, मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम जो चीज़ें जैसी हैं वो एक्चुअली जैसी हैं वैसे ही बताते हैं। लेकिन नॉर्मेटिव में क्या है, व्हाट ऑट टू बी, कि सिचुएशन क्या है, कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो स्टेटमेंट्स कैन बी टेस्टेड और प्रूव्ड, ये तो है कि स्टेटमेंट आपने जो भी दिया आप प्रूव कर सकते हैं उन्हें। वाइल इन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कैन नॉट बी टेस्टेड, इसमें हम स्टेटमेंट्स को टेस्ट नहीं कर सकते। हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है, डिस्क्राइब इकोनॉमिक इश्यूज़, इसमें इकोनॉमिक्स इश्यूज़ हम डिस्क्राइब करते हैं, मतलब प्रॉब्लम जो हमारी इकोनॉमी एज अ होल की चल रही है वो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन नॉर्मेटिव में क्या होता है, इट प्रोवाइड सोल्यूशन बेस्ड ऑन वैल्यूज़, हम क्या, वैल्यूज़ पे बेस्ड, हमारे ओपिनियंस पे बेस्ड हम सोल्यूशंस देते हैं। जैसे हमारे यहाँ मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देना चाहिए लोगों को। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें पता नहीं है कि क्या कॉज एंड इफ़ेक्ट है इस पर, किस वजह से चीज़ें कम हो रही हैं, बस हमारा बिलीफ ऐसा है, इसलिए हम ये स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।